अहमदाबाद विमान हादसे की जांच को लेकर के बड़ी खबर आई है। रिपोर्ट आई है AAIB की और इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है और सार्वजनिक रिपोर्ट में विमान हादसे की वजह का खुलासा भी किया गया है। कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में ईंधन की सप्लाई रुकने से दोनों इंजन बंद हो गए थे। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, कहा गया है फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद होने से ईंधन सप्लाई रुक गई थी और ऐसे में यह हादसा हुआ है। यह बहुत बड़ा एक देखिए स्टेटमेंट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है वो बंद पड़ गया था, इसी वजह से ईंधन की जो सप्लाई है वो विंग्स में नहीं हो पाई थी। यह रिपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान में ईंधन सप्लाई को नियंत्रित करने वाले फ्यूल जो होते हैं कंट्रोल स्विच एक के बाद एक करके सिर्फ 1 सेकंड के अंदर रन से सीधा कट ऑफ की स्थिति में चले गए, यानी बंद हो गए थे और इसके कारण दोनों ही इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया और वो ठप हो गए थे। बड़ी खबर इस वक्त की। और आपको बता दें कि इस अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर के जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, जांच रिपोर्ट जो सामने आई उसमें कई सारी बातें कही जा रही है और ऐसे में अहमदाबाद विमान हादसे की वजह का खुलासा इस रिपोर्ट में किया गया है। AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट आई है जिसमें 15 पन्नों की यह रिपोर्ट है और इस 15 पन्नों में वो राज बताए गए हैं जिसकी वजह से अहमदाबाद में यह प्लेन हादसा हुआ है। कई लोगों ने 271 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। विमान के दोनों ही इंजन हवा में बंद हो गए थे, इस रिपोर्ट में कहा गया है। और देखिए अहमदाबाद विमान हादसा वजह का खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है AAIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। 15 पन्नों की यह रिपोर्ट है जो कि सामने आई। विमान के दोनों इंजन हवा में ही बंद पड़ गए थे, ये कहा गया है। साथ ही फ्यूल कट ऑफ स्विच जो है वो रन से सीधा कट ऑफ मोड की स्थिति में चला गया था। दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विच एक के बाद एक कट ऑफ हो गए थे। साथ ही फ्यूल कट ऑफ स्विच सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर में कट ऑफ हो गया था। फ्यूल कट ऑफ स्विच कट ऑफ होने से इंजनों में ईंधन सप्लाई बंद हो गया था। लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे आखिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि महज उड़ान भरने के कुछ सेकंड के अंदर ही यह विमान क्रैश कर गया और इतनी बड़ी त्रासदी भारत को देखने को मिली। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलटों की बातचीत भी रिकॉर्ड हुई है और ऐसे में यह कहा भी जा रहा था कि जो ब्लैक बॉक्स है और उससे खुलासा होगा आखिरी चंद क्षणों में आखिर दोनों पायलटों के बीच क्या बातचीत हुई होगी। ये जो ब्लैक बॉक्स है वही खुलासा कर सकता है और ऐसे में कॉकपिट में ये दोनों जो पायलट थे उनको बात करते भी जो वॉइस रिकॉर्ड हुई उसको भी सुना गया और साथ ही अहमदाबाद विमान हादसे की वजह का खुलासा भी सामने आया है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट क्या कुछ कहता है आपको बता दें। फ्यूल कट ऑफ स्विच सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर में रन से सीधा कट ऑफ हो गए। दोनों स्विच अचानक इस स्थिति में चले गए और कट ऑफ स्थिति में वो पहुंच गए। आपको बता दें ईंधन की सप्लाई फ्यूल कट ऑफ स्विच नियंत्रित करते हैं। कट ऑफ होने से इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच में ईंधन सप्लाई बंद हो गया था। और देखिए इसी के साथ बड़ी खबर अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट में बड़ी बात कही गई है। फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर के चेतावनी नजरअंदाज की बात यहां कही जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है, ये जो सिस्टम होता है, जो डिवाइस लगा होता है किसी भी विमान में, इसको लेकर के पहले भी चेतावनी जारी की गई थी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट है, इसे बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए। अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट में ये बड़ी बात है, बड़ी बात कि फ्यूल कंट्रोल स्विच जिसकी वजह से देखिए रन मोड से ये जो स्विच है वो सीधा कट ऑफ मोड में चलाया गया, जिसकी वजह से जो ईंधन सप्लाई है वो रुक गया था। ऐसे में ये बड़ी बात यहां पर कही जा रही है कि कैसे पहले चेतावनी दी गई थी लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। FAA की एडवाइजरी को नजरअंदाज किया गया।
साल 2018 में FAA ने एडवाइजरी जारी की थी और साथ ही ये कहा गया था उस समय एयर इंडिया ने इस एडवाइजरी को नजरअंदाज कर दिया था। अहमदाबाद विमान हादसा और उसकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में मुख्य कारण दोनों इंजनों की ईंधन सप्लाई अचानक बंद होना बताया गया है। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ होने से ईंधन सप्लाई बंद हो गया था। आपको बता दें, कॉकपिट रिकॉर्डिंग से पता चला कि एक पायलट ने दूसरे से बात की है, सवाल पूछा है, तुमने स्विच क्यों बंद किया? दूसरे ने कहा मैंने बंद नहीं किया। और ये महत्वपूर्ण है। देखिए, ये कहा भी जा रहा था कि जैसे ही ब्लैक बॉक्स बाहर आएगा, उसकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर कुछ सेकंड्स में हुआ क्या था, क्योंकि पायलट ने एक दूसरे से बात की होगी। और ऐसे में कहा जा रहा है कि कॉकपिट पर दोनों पायलट ने आपस में बात की और एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि क्या तुमने जो स्विच है वो बंद किया है? तो दूसरा पायलट कहता है नहीं, मैंने स्विच बंद नहीं किया है। और अहमदाबाद विमान हादसे में प्रारंभिक रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है, मुख्य कारण भी बताती है। फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है वो कट ऑफ होने से इंजनों में ईंधन सप्लाई बंद होने की बात करती है। सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये पायलट की गलती थी? तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अब तक गलती साबित नहीं हुई है, जांच अभी आगे बढ़ेगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या इसमें पायलट की गलती थी या नहीं थी। मुख्य कारणों की अगर बात करें तो फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है वो कट ऑफ होने से इंजनों में ईंधन सप्लाई बंद कर देती है। सवाल यहाँ पर ये, क्या ये तकनीकी खराबी थी? तो जवाब में यहाँ पर कहा गया है संभावना है, लेकिन अभी भी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि जांच अभी भी जारी है और आगे भी जांच होगी, उसके बाद पुष्टि की जाएगी कि ये एक तकनीकी खराबी के कारण यह विमान हादसा हुआ है। और देखिए, अहमदाबाद विमान हादसा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की गई हैं और 15 पन्नों की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हवा में क्या कुछ हुआ था। फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ होने से दोनों इंजन बंद पड़ गए थे, साथ ही हवा में क्या कुछ हुआ था, ईंधन की सप्लाई रुकने से दोनों इंजन बंद पड़ गए थे क्योंकि ईंधन सप्लाई ही नहीं हो रहा था, इस वजह से इंजन बंद हो गए महज कुछ सेकंड्स में। पायलटों ने क्या बातचीत की है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे कि एक पायलट ने पूछा स्विच आखिर क्यों बंद किया, तो दूसरे पायलट ने कहा नहीं, मैंने जो स्विच है वो बंद नहीं किया है। तो ये बात भी सामने आई है। कॉकपिट में दोनों पायलटों ने आपस में बातचीत की कि क्या तुमने स्विच ऑफ कर दिया है? उस महज कुछ सेकंड में हड़बड़ाहट में दोनों पायलट ने आपस में पूछा, लेकिन दूसरे पायलट ने कहा कि नहीं, मैंने स्विच बंद नहीं किया है। और बिहार की राजधानी पटना एक और वारदात से दहल उठी। अपराधियों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में तब अफरा तफरी मच गई जब एक दुकानदार को गोली मारने की वारदात सामने आई। मृतक इलाके में मौजूद त्रिशला मार्ट नाम की दुकान के मालिक थे। लोगों की माने तो बदमाश ने उन्हें गोली मारी और मौके से फरार हो गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके वारदात से सबूतों को खंगालने की कोशिश शुरू कर दी, साथ ही इलाके की नाकेबंदी कर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जिनका नाम विक्रम झा है, वो यहाँ पे पूर्वी आसूचक में जो रामकृष्ण नगर थाना में पड़ता है, कुछ टाइम पहले उनको गोली मारी गई है और उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस का कहना है कि मौके वारदात से लूटपाट के सबूत नहीं मिले। ऐसे में हत्या की वजह पता लगाने में भी पुलिस जुट गई है। घटनास्थल को देख के प्रतीत होता है कि लूटपाट की ऐसी बात नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पे अपना किराना का दुकान चलाते थे, तो एक व्यक्ति ने आके इन्हें गोली मारी है। और बिहार के हाजीपुर में ही एक और वारदात सामने आई है। यहाँ पर घर के पास बैठे युवक को अपराधी गोली मारकर फरार हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, अस्पताल के बेड पर घायल पड़े इस युवक का नाम है मिट्ठू कुमार, जो अपने घर के पास बैठा था और यहाँ उसकी 2 युवकों के साथ मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी युवकों ने मिट्ठू कुमार पर गोली चला दी, जिसमें वो घायल हो गया और अस्पताल पहुँच गया। वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। मिट्ठू कुमार के घर वाले इस वारदात की वजह से दहशत में हैं और शुक्र मना रहे हैं कि गोली मिट्ठू कुमार के पैर में लगी, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं पुलिस आरोपी युवकों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई है। आरोपियों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। वहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम मिट्ठू कुमार,
वो अपने घर से पीछे गाछी में था। गाछी में ही दो व्यक्ति और आए और उसी से किसी कारण बस जो है झगड़ा लड़ाई हुई। कारण का भी स्पष्ट नहीं बताया गया उनके द्वारा और उस क्रम में जो है उनकी तरफ पीछे लाई गई, उनके पैर में लगी, जख्मी हुए हैं। दोनों जो व्यक्ति जो इस कांड में शामिल उसको गिरफ्तारी किया गया। और बिहार के हाजीपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने यहां पर बंदूक की नोक पर लाखों रुपए के गहने लूटे और फरार हो गया। देखिए, गरौल इलाके के इसी ज्वेलरी शॉप पर बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की वारदात अंजाम दी। लोगों ने बताया कि बाइक सवार 6 अपराधी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हथियार के दम पर ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और 20 लाख रुपए के गहने लूटकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने इस दौरान ज्वेलरी शॉप के मालिक की जमकर पिटाई भी की और उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस अब दावा कर रही है कि अपराधी जल्द पकड़े जाएंगे। हम लोगों ने एक विशेष टीम बनाया है, DIU की टीम भी लगी है और जल्दी हम लोग इसे डिटेक्ट कर लेंगे। कुछ से हम लोग का स्क्रू अभी आया है, कुछ स्क्रू हम लोग को मिला है और बाकी FSL की टीम भी यहाँ पे काम कर रही है। जल्दी हम लोग इसे डिटेक्ट करेंगे। एक तरफ पुलिस जल्द अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके के लोग दहशत में हैं। और चुनावी साल में बिहार में बढ़ रहे क्राइम ग्राफ ने नीतीश कुमार सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। बिहार में मुख्य विपक्षी दल RJD ने गुंडा राज का आरोप लगाया। देखिए, बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि नीतीश सरकार में बिहार में अराजकता की स्थिति बन गई है। ये राज नहीं, गुंडा राज नहीं तो और क्या है? ये राक्षस राज में तब्दील हो गया है बिहार। RJD ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की, तो वहीं सरकार के बचाव में JDU की दलील है कि रमाकांत यादव की हत्या के पीछे आपसी रंजिश वाला एंगल भी हो सकता है। तो हत्या हुई है, इसका भी बहुत जल्द उद्भेदन भी होगा और गिरफ्तारी भी होगा और प्रशासन पूरी तरह से, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वहीं बीजेपी गुरुवार को अपराधियों की गोली के शिकार बने रमाकांत यादव की हिस्ट्री बताने में जुटी है। ये अपराधियों द्वारा एक संत की हुई हत्या है या गैंग वॉर है अपराधियों का आपस में, इन सब बात की जानकारी होनी चाहिए ना। असल में रमाकांत यादव पर आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट में 2 केस दर्ज थे। फिलहाल पुलिस ने रमाकांत यादव के मर्डर की जांच के लिए SIT का गठन किया है। अलग अलग जिलों में छापेमारी की जा रही है। और अब खबर कपिल शर्मा के कैफे से जुड़ी हुई। कपिल शर्मा के कैफे की सॉफ्ट लॉन्चिंग की तस्वीरें उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर भी डाली गई थी, जिसमें तमाम भारतीय उनके कैफे से जुटे नजर आए। साथ ही इस हमले के बाद से कनाडा से लेकर के मुंबई में कपिल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये कपिल शर्मा के कैप्स कैफे की सॉफ्ट लॉन्चिंग की तस्वीरें हैं, जिसमें पूरा कैफे भरा हुआ दिख रहा है। यहाँ ज्यादातर लोग भारतीय नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कपिल का कैफे खुलने की बात जैसे ही लोगों को पता चली, तो बड़ी संख्या में भारतीय लोगों की भीड़ जहां उमड़ पड़ी। उससे जुड़े कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर हैं। सॉफ्ट लॉन्चिंग की सफलता के बाद खबर आई कि अगस्त के महीने में कैफे की फुल लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन उसके पहले ही कैफे के बाहर गोलीकांड हो गया। हमले से स्थानीय भारतीय डरे हुए हैं। हालांकि हमले के बाद से कपिल के कैफे की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जानकारी के मुताबिक कपिल की पत्नी गिन्नी चतरथ इस समय कनाडा के सर्रे में ही है, तो दूसरी तरफ मुंबई में भी कपिल शर्मा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 3 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, जो कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी हैं। दरअसल अभी तक इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले जाने वाले लोगों पर नजर रखी जाए। अब पुलिस कैफे पर हमले की वजह की जांच कर रही है। और यूपी के बुलंदशहर में कोतवाली देहात पुलिस और आपको बता दें कि बाइक सवार और पुलिस के बीच 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों लोगों को गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पुलिस कुडबल बनारस इलाके के पास संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उस पर सवार 2 लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भी तुरंत जवाबी गोलीबारी की, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। दोनों की पहचान आलम और इरफान के रूप में हुई है, जो बदमाश हैं। गोली लगने के बाद एक बदमाश पुलिस से रहम की भीख मांगने लगा। सर गलती हो गई जी, बहुत बड़ी। जी सर गलती हो गई बहुत बड़ी।
गलती हो गई बहुत बड़ी सर गलती हो गई बहुत बड़ी सर। ये दोनों अपराधी 7 जुलाई को एक महिला शिक्षक की चेन लूटकर फरार हो गए थे। इनके पास से लूटी हुई चेन भी बरामद कर ली गई है। इनके द्वारा विगत दिनों कोतवाली देहात में जो चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी, उस घटना में अपनी संलिप्तता कबूल की है। इनके पास से एक तमंचा अवैध, पोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और जो चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी उसमें जो चैन थी वो बरामद हुई। इसके अलावा एक बाइक भी बरामद की गई है। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के भदोही में भी पुलिस की रेप के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी बदमाश के पैर में गोली लगी है। दरअसल भदोही के सुरियामा थाना इलाके में बीती रात को 8 साल की बच्ची से रेप हुआ था, जिसके बाद से पुलिस आरोपी बदमाश की तलाश कर रही थी। और धर्मांतरण के आरोपी मौलाना छांगुर से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। 15 साल से जारी उसके मजहबी धंधे का राज पता करने में जुटी। उसके साम्राज्य के बारे में पता लगाने के लिए करीबियों पर भी शिकंजा कसा गया है। पिछले 2 दिन में पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। देखिए, छांगुर बाबा खुद के लिए लिखे इस्लामिक लिटरेचर का इस्तेमाल कर हिंदू लड़के लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता था। छांगुर बाबा की किताबों में दूसरे धर्मों की कमियां लिखी हैं और सिर्फ इस्लाम की बड़ाई की गई है। छांगुर बाबा पर आरोप है कि वो दूसरे धर्मों के बारे में कंफ्यूजन पैदा करता था और इसी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराता था। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये भी सामने आया है कि अब तक 3 से 4 हजार हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए टारगेट किया गया था, जिनमें से कुछ कन्वर्ट हो गए। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा के गैंग के टारगेट पर 1000 हिंदू महिलाएं भी थीं। उनमें से कितनी महिलाओं का धर्म परिवर्तन हुआ, अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं यूपी एटीएस छांगुर बाबा को लेकर बलरामपुर में गिराई गई उसकी आलीशान कोठी में पहुंची। छांगुर जब गाड़ी से उतरा तो बुलडोजर से ध्वस्त कोठी को देखकर वो भावुक हो गया। वो कमांडो और पुलिस के जवानों के सुरक्षा घेरे में था, इसीलिए कुछ कह नहीं पाया। करीब 40 मिनट तक छांगुर और एटीएस के अफसर कोठी के अंदर रहे। और मौलाना छांगुर के खिलाफ ईडी ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा ने धन उगाही के लिए एक बड़ा रैकेट खोला था। वहीं एटीएस मुख्तार अंसारी से कनेक्शन और उसकी मदद से हुए फायदे की पड़ताल कर रही है पुलिस। देखिए, भले ही बुलडोजर से छांगुर बाबा का सफेद महल जमींदोज कर दिया गया, लेकिन छांगुर बाबा की संपत्ति का जाल बलरामपुर से पुणे तक फैला हुआ था। छांगुर की पुणे में करोड़ों की संपत्ति है। लोनावला में 16 करोड़ की संपत्ति खरीदी थी। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा के साम्राज्य को फैलाने में कभी मुख्तार अंसारी ने भी साथ दिया था, लेकिन एटीएस जांच की बात कह रही है। जब सारे जानकारियां इकट्ठी हो जाएगी तभी मैं इस पर कोई स्टेटमेंट दे पाऊंगा। वहीं ईडी 100 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज इकट्ठा करने में जुटी है, लेकिन इस जांच के बीच धमकी देने की बात भी सामने आई है। छांगुर के खिलाफ धर्मांतरण के मामले उठाने वाले को जान से मारने की धमकी मिली है। छांगुर गैंग के निशाने पर प्रदर्शन करने वाले हिंदू संगठन भी हैं। एक दिन पहले शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी किया। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सियासी तपिश और भी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, वायरल वीडियो में संजय शिरसाट घर के कमरे में बेड पर बैठकर सिगरेट पीते नजर आए, लेकिन अगले फ्रेम में जो तस्वीरों में एक बैग नजर आया, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसमें रुपए भरे हुए थे। इस वीडियो को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सवाल खड़े किए। वहीं संजय शिरसाट का दावा है कि ये वीडियो फर्जी है। जो वीडियो है वो मॉप करके बनाया गया है। बहुत पुराना दिखता है वो वीडियो, क्योंकि मैंने मेरा घर चेंज करके शायद अभी 6-7 महीने हो चुके हैं। संजय शिरसाट ने इस मामले में शिवसेना नेता संजय राउत पर मानहानि का केस करने की बात कही है। वहीं शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने सवाल किया कि अगर उन्हें नहीं पता कि ये वीडियो कहां से आया, तो क्या वो नशे में थे। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो नशे में थे। इस्तीफे की मांग करने की जरूरत क्या है? क्या मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कार्रवाई नहीं कर सकते? फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद संजय शिरसाट की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच फिर से विवाद भड़क गया है। शिंदे गुट ने उद्धव गुट के नेता संजय राउत से माफी मांगी। देखिए, दरअसल ये विवाद छिड़ा संजय राउत के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से। अपने पोस्ट में संजय राउत ने लिखा कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर डिप्टी सीएम शिंदे ने दिल्ली में अपने गुरु अमित शाह से मुलाकात की। शिंदे ने गुरु अमित शाह के चरण धोए और उनका आशीर्वाद लिया।
इसके बाद दोनों ने मुंबई में हुई मराठी एकता को तोड़ने के तरीके पर चर्चा की। जब बीजेपी की ओर से साफ कहा गया है कि सीएम पद उन्हीं के पास रहेगा, तो शिंदे ने प्रस्ताव दिया कि वे अपना गुट बीजेपी में विलीन कर देंगे, बशर्ते उन्हें सीएम बनाया जाए। इस पोस्ट के बाद सियासत गर्म हो गई है और शिंदे गुट ने संजय राउत पर जोरदार हमला बोला है। इस तरह के झूठे प्रचार प्रसार होते रहते हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ। और संजय राउत को कहना चाहूंगा कि अगर आप मर्द की औलाद हो तो जो आपने ट्वीट किया है आज शिंदे जी के संदर्भ में, उसे साबित करो, नहीं तो एकनाथ शिंदे जी से सरेआम माफी मांगो। और अपने बयानों को लेकर के अक्सर चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के बयान पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। नीतीश राणे के बयान पर सियासी बयानबाजी का दौर फिर से जारी। देखिए, महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का यह बयान मुसलमानों को लेकर आया। नीतीश राणे एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने जो बयान दिया वो बेहद आपत्तिजनक था। अगर हमें हिंदू की बाजू नहीं लेना है, धर्म का उर्दू वाले की है, हमें कैसे विषय को बोलना। नीतीश राणे के बयान पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। देखो, मेरा एक सवाल ऐसा है कि राज्य के मंत्री है, वो संविधान की ओत लेके वो आए, मंत्री इस तरह का वक्तव्य करता है तो एक तरह का संविधान का अपमान है। सरकार के माध्यम से जिस तरह से किसी धर्म को टारगेट किया जाता है, ये बात बराबर नहीं। शिवसेना उद्धव गुट ने भी नीतीश राणे पर निशाना साधा है। सत्ते में रहने वालों को सब छूट है, बोलते ना गेट वन बाय वन एंड टेक टू फ्री, ऐसा हो गया है। जो भी बोलो उनको कोई सब माफ है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनको पूछे रोके तो कोई किसी को टोकने वाला नहीं है। तो इसीलिए लगता है, मुझे लगता है और ज्यादा बात करना उचित नहीं है। और मध्य प्रदेश के कटनी में एक बच्चा तेज बहाव के बीच फंस गया, जिसके बाद एबीपी न्यूज के रिपोर्टर लीलाधर जाटव ने बिना आपसी अपनी परवाह किए बच्चे को तेज बहाव के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला। मूसलाधार बारिश के बाद कटनी में यह बच्चा नाले के पास पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ये बच्चा एक दीवार पर खड़ा है और इसके चारों ओर पानी का तेज बहाव दहशत पैदा कर रहा है। ये बच्चा पानी के बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तेज बहाव की वजह से इसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। ये बच्चा इसी तरह पानी के बहाव के बीच करीब 1.5 घंटे तक फंसा रहा। वहीं इसी दौरान एबीपी न्यूज के रिपोर्टर लीलाधर जाटव मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बच्चे को पानी के तेज बहाव में फंसा देखा तो ये अपनी परवाह किए बगैर पानी के तेज बहाव में उतर गए और बच्चे का हाथ पकड़कर सुरक्षित उसे बाहर तक लेकर आए। कई सारे लोग पानी के बीच फंसे बच्चे को काफी देर से देख रहे थे, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। हालांकि गनीमत रही कि हमारे रिपोर्टर लीलाधर जाटव वक्त पर पहुंच गए, जिन्होंने किसी चीज की परवाह किए बगैर इस बच्चे को पानी के तेज बहाव से बाहर निकाला। और मध्य प्रदेश के छतरपुर में मछली पकड़ने गया एक युवक काठन नदी के बीच मौजूद टापू पर फंस गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू कर युवक को बचा लिया गया। देखिए, पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम काठन नदी के बीच बने टापू पर पहुंची। वहां फंसे युवक को रेस्क्यू कर नाव में बिठाया और युवक को लेकर टीम किनारे की ओर नाव से बढ़ने लगी। मामला सिहवाहा इलाके का है, जहां पर यह युवक मछली पकड़ने के लिए काठन नदी के बीच मौजूद टापू पर गया था। लेकिन इसी बीच नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा, जिससे लोगों की सांसें अटक गईं। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौके पर पहुंची, जिसने युवक को रेस्क्यू कर बचाया और फिर सुरक्षित नदी के किनारे तक लेकर आई। नदी के बीच टापू पर फंसे युवक को देखने के बाद लोग खौफजदा हो गए थे। हालांकि गनीमत रही कि इसे वक्त पर रेस्क्यू कर सही सलामत बचा लिया गया। और यूपी के वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है, उसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच संत रविदास घाट के पास एक बड़ा हादसा टल गया। देखिए, जहां एक शख्स गंगा में डूब रहा था, इस दौरान एनडीआरएफ की टीम तुरंत वहां देवदूत बनकर पहुंची और उसकी जिंदगी बचाई। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट भी डूब चुके हैं। दशाश्वमेध घाट पर लगातार चौथे दिन गंगा आरती की जगह बदली गई, जहां घाट के बजाय छत पर आरती की गई। इस दौरान सीमित संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं यूपी के हापुड़ में भी झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली,
लेकिन जगह जगह पानी भरने से परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। गाड़ियां भी जाम में रेंगती हुई नजर आई। सिर्फ आधे घंटे की बारिश में हापुड़ में शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां जल भराव न हुआ हो। इसका जिम्मा संभालने वाली नगर पालिका परिषद खुद पानी में डूबी हुई दिखाई दी। इसके अलावा एसडीएम ऑफिस, रेलवे रोड, तहसील चौराहा, गढ़ मुक्तेश्वर रोड, गोल मार्केट का भी यही हाल रहा। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आंधी तूफान ने जमकर उत्पात मचाया। तेज आंधी की वजह से टीन शेड उखड़कर गाड़ियों पर गिर गए और तबाही का मंजर देखने को मिला। देखिए, कुदरती आफत किस कदर खौफनाक थी, उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। तेज आंधी में ये बड़ा सा टीन शेड उखड़कर सड़क पर खड़ी एक कार पर जा गिरा, जिससे पूरी कार ही क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे आंधी आने के बाद ये पूरा का पूरा टीन शेड ही सड़क पर आ गिरा और इसकी वजह से लोग दहशत में दिख रहे हैं। वहीं ये मंजर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर देखने को मिला, जहां आंधी ने इस कदर कहर बरपाया कि सब कुछ अस्त व्यस्त दिखा। सड़क के किनारे आंधी से मची तबाही के निशान दिखाई दिए। लोग इस कुदरती आफत से बचने की कोशिश करते नजर आए, जहां कुछ ही देर में तेज आंधी और बारिश ने जमकर उत्पात मचाया और इसकी वजह से काफी देर तक कुपवाड़ा में हड़कंप मचा दिखाई दिया। और खबर असम के गोलाघाट से, यहाँ पर धनसिरी नदी का उफान लोगों के लिए दहशत का सबब बना हुआ है, जहाँ पर कई गांव बाढ़ की चपेट में है और कई गांव में बाढ़ का पानी दाखिल होता नजर आ रहा है। खुद देखिए। धनसिरी के साथ साथ गिलाधरी, मेकांग और काली नदी गोलाघाट में रौद्र रूप ले चुकी है। इन नदियों का पानी अब गोलाघाट के तमाम गाँवों को अपने आगोश में ले रहा है और इसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की मुश्किल में इजाफा हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद नदियों का उफान देखकर ग्रामीण दहशत में है। बाढ़ का पानी कई गांव को पहले ही डुबा चुका है और अब कई गांव में बाढ़ का पानी धीरे धीरे लोगों की मुश्किल में इजाफा कर रहा है। बाढ़ की वजह से इलाके के करीब 25,000 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं जिन इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार और प्रशासन लगातार गोलाघाट में बाढ़ के हालात पर नजर रख रहे हैं ताकि मुसीबत में फंसे लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके और इन लोगों को वक्त पर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके।